एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल दृष्टि जुडिशरी पे। इस सेशन में हम उन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को डिस्कस करेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और एकदम लेटेस्ट हैं, क्योंकि उनसे सीधा सवाल पूछ लिया जाता है। हम इस बात पे पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि रीसेंट केसेस से सवाल आ जाते हैं बिहार प्रीलिम्स में, और यही रीसेंट केसेस अगर आप अपने मेंस में भी साइट करते हैं तो आपके आंसर्स को अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो कुछ केसेस हैं जो मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ लेटेस्ट 24-25 के, जिनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। ठीक है, उसी के बेसिस पे आप एक ट्रेंड को समझ पाएंगे कि आपको किस तरह के केसेस पे ध्यान देना है या किस तरह के केसेस हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का केस है। तो सबसे पहला केस है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, 2024 का केस है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ज़्यादातर बच्चों को ये केस पता होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको ब्रीफ में समझा देती हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम इनिशिएट की थी, जहाँ पे एसबीआई से जितने भी लोग जो किसी पर्टिकुलर पार्टी को फंड करना चाहते थे, डोनेशन देना चाहते थे, वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीद सकते थे। वही पैसा जो उन्होंने लगाया है बॉन्ड खरीदने में, वो पार्टी को दे दिया जाएगा। अब इसमें क्या था कि ऐसे तो कोई इशू नहीं है भाई, अगर कोई पार्टी को फंड करना चाहता है तो डोनेशन दे सकता है। अब ये जो डोनेशन थी वो एक लीगलाइज माध्यम से होने लगी, इंस्टेड ऑफ कि भाई मैंने दिए 50 लाख और पार्टी से पर्ची ले ली 5 करोड़ की और टैक्स बेनिफिट ले लिया, है ना, क्योंकि पहले ऐसे ही हुआ करता था। तो एक प्रॉपर चैनल को इंट्रोड्यूस करके गवर्नमेंट ने ऐसा दर्शाया कि देखिए अब इस चैनल से जो ब्लैक मनी वाइट बड़ी आसानी से हो जाया करता था डोनेशन के नाम पे, अब वो रुक जाएगा। लेकिन ये जो पूरा सिस्टम था ये बहुत अनोनिमस था, तो उन्होंने पॉलिटिक्स में मनी को इंट्रोड्यूस कर दिया और उस मनी को इंट्रोड्यूस करने के चैनल को पूरी तरीके से डार्क कर दिया। मतलब उजाला जो था, रोशनी जिसमें वो चैनल दिखाई दे सके, वो खत्म कर दी। ठीक है, तो किस पार्टी को पैसा जा रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कौन दे रहा है, सब कुछ गुप्त था। राइट, ये इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ रूलिंग पार्टी के पास थी। अब इसके अपने नुकसान थे, प्लस एक व्यक्ति को पता ही नहीं कि भाई जिस व्यक्ति को वो नेता बनाना चाहता है या जिस व्यक्ति को वो अपना लीडर चुनना चाहता है, अपना प्रतिनिधि चुनना चाहता है, वो प्रतिनिधि बनने के लिए पैसा कहाँ से ला रहा है। ठीक है, तो अब ये अनोनिमिटी जो थी वो ट्रांसपेरेंसी को ख़त्म कर रही थी, और यही ट्रांसपेरेंसी इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर बनाती। अब जब यही ख़त्म हो गई तो इलेक्शंस फ्री भी नहीं रहे, फेयर भी नहीं रहे, है कि नहीं। तो लाइक आई सेड कि इसके अपने बहुत सारे रेपरकशंस थे कि भाई किसी मतलब द फैक्ट कि एक रूलिंग पार्टी के पास इंफॉर्मेशन है कि कहाँ किसको पैसा दिया गया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लेवरेज था जो सबके पास था। मतलब और प्लस जो कैप था इस स्कीम को इनिशिएट करने के लिए और भी बहुत मेजर चेंजेस थे जो किए गए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, सबको चेंज किया गया ताकि इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया जा सके। तो ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं थी, इट वॉज नॉट अ स्मॉल रिफॉर्म, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट रिफॉर्म था, है ना। कॉरपोरेट पॉलिटिकल डोनेशंस पे जो कैप था उसे हटा दिया गया। मतलब कोई अगर 1000 करोड़ का भी डोनेशन दे तो कोई कैप नहीं है उस पर। ठीक है, डिस्क्लोजर के जो नॉर्म्स थे वो सब डाइल्यूट हो गए, कौन दे रहा है, कितना दे रहा है, किसको दे रहा है, कुछ भी नहीं पता। तो ये मनी इज एंटरिंग द पॉलिटिक्स लाइक आई सेड, बट इट इज एंटरिंग इन अ वेरी डार्क स्पेस। देयर इज नो सनलाइट, कोई उजाला नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। अब कोर्ट में ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो थी वो चैलेंज कर दी गई इसी बेसिस पे कि भाई जो पैसा आने का चैनल है वही इतना अंधकार से भरा हुआ है, तो इलेक्शन कैसे फ्री और फेयर हो जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी तो रही नहीं। अब
प्रजातंत्र में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रजातंत्र का मतलब सिर्फ ये नहीं कि व्यक्ति वोट देगा, प्रजातंत्र का मतलब है कि व्यक्ति को पता है कि वो किसको वोट देगा और क्यों देगा। और ये क्यों और किसको, जो दो सवाल हैं, इसके लिए एक व्यक्ति के पास इंफॉर्मेशन होती है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन जो है वो उस कैंडिडेट का पूरा पोर्टफोलियो रिलीज करता है, उसके एसेट्स, उसकी इनकम, उसका रिकॉर्ड, क्रिमिनल और एनी अदर रिकॉर्ड, ताकि एक व्यक्ति वोट देने से पहले समझे और जाने कि मैं किस तरह के व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बना रहा हूँ आने वाले 5 सालों के लिए। तो पॉलिटिकल फंडिंग का सोर्स जानना भी वोटर का अधिकार है। तो कोर्ट ने कहा कि भाई आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को जो गारंटी करता है, वो इंफॉर्मेशन को भी गारंटी करता है। एक व्यक्ति को अपने स्पीच और एक्सप्रेशन की फ्रीडम को इफेक्टिवली एक्सरसाइज करने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए। इसीलिए बाय वे ऑफ इंटरप्रिटेशन इंफॉर्मेशन भी उसका मौलिक अधिकार हो जाती है। भाई अगर मुझे कुछ पता ही नहीं है तो मैं बोलूँगा क्या, है ना? तो मुझे बोलने के लिए ज्ञान चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब तुम मुझे अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे तो मैं कैसे बोलूँगा, कैसे टिप्पणी करूँगा, मेरे अपने उस मौलिक अधिकार को किस तरह से एक्सरसाइज करूँगा? इसलिए मुझे इन्फॉर्मेशन दो, जो मैं जानना चाहता हूँ मुझे बताओ। तो तुम्हें कौन पैसा दे रहा है, कितना पैसा दे रहा है, ये मुझे जानने का अधिकार है। इसी बेसिस पे कि अगर डोनर की अनोनिमिटी को गारंटी कर दिया तो वोटर की जो इन्फॉर्मेशन है वो डाइल्यूट हो जाती है, वोटर की जो चॉइस है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स को कॉन्स्टिट्यूशनली वायलेटिव ठहरा के स्कीम को ख़त्म करने की बात आ गई। तो डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र सिर्फ इलेक्शन डे नहीं है, वोटिंग डे नहीं है। प्रजातंत्र का मतलब है इन्फॉर्म्ड सिटीजनशिप, है ना, एक अवेयर नागरिक थियोरेटिकली। खैर, तो दिस इज द केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट के या कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत ही अहम हिस्से को हाईलाइट करता है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम को, ये तो मैंने आपको एक बहुत ब्रीफ में ओवरव्यू दे दिया केस का, क्या हुआ, कैसे हुआ, एटसेट्रा, क्या जजमेंट था। डिटेल में आप इसको थोड़ा और पढ़ें, है ना, एग्जैक्टली क्या था, डिटेल्स क्या थे, बैंक भी मैं आपको बता चुकी हूँ। हालांकि इससे ज़्यादा डिटेल और कोई बहुत होगा नहीं, बट यस, किस जज ने जजमेंट को डिलीवर किया है, बेंच में कौन कौन बैठा था, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि बड़ी बेंच थी और जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले जजमेंट पे आ जाते हैं। ये रहा जजमेंट, सॉरी ये जजमेंट है नंबर 2। केस इज गवर्नर एंड स्टेट बिल्स। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी जिसका सामना करना पड़ा। सो द केस इज स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। ओके, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। देखिए, बहुत कुछ हुआ है ओवर द फ्यू इयर्स जो कि फेडरलिज्म या फेडरल हमारा जो कैरेक्टर है देश का, उस पे उसके लिए काफ़ी घातक रहा है। और देखिए वो कब तक चलेगा, तो ये भी उन्हीं में से, उन्हीं इंस्टेंसेस में से था। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में, स्पेशली जो लॉ से रिलेटेड थे, मैंने इस टॉपिक को बार बार पूछे जाते देखा है। तो ये केस आप ज़रूर पढ़ें। ठीक है, तो स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, 8 अप्रैल 2025 में इसका डिसीजन आया था। तो इट इज़ वेरी रीसेंट, मतलब अभी कुछ टाइम पहले का ही केस है। तो पॉकेट वीटो फीचर नहीं है गवर्नर के पास, या पॉकेट वीटो पावर नहीं है जिसे गवर्नर एक्सरसाइज कर सके, और अगर वो करता है तो फिर ये उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का मिसयूज होगा। तो बात बस वही है कि भाई तमिलनाडु, इट वाज नॉट जस्ट हैपनिंग इन तमिलनाडु के अलावा केरला हो गया, है ना, पंजाब हो गया। तो वहाँ पे इस तरह के ट्रेंड को देखा गया कि स्टेट लेजिस्लेचर बिल पास कर रहा है, गवर्नर के पास बिल जा रहा है और गवर्नर उस बिल को पेंडिंग कर दे रहा है, ना तो असेंट दे रहा है, ना रिटर्न कर रहा है, ना ही प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर रहा है।
उनको पॉकेट कर ले रहा है, एक ऐसी पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे दे ही नहीं रखी। अब स्टेट का आर्ग्यूमेंट था कि भाई हमारी इलेक्टेड लेजिस्लेचर को आप इस तरह से फ्रीज कर देंगे। सरकार कैसे काम करती है, लेजिस्लेचर का या एडमिनिस्ट्रेशन का या गवर्नेंस का एक्चुअली तरीका क्या है, लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग से ही तो देश को गवर्न किया जाता है, कानून से ही देश को चलाया जाता है। अब देश को चलाने वाला जो पूरी एंटिटी है वो जिस तरीके से देश को चला रही है, आप उस तरीके को ही बांध दीजिए, उनके हाथों को रोक दीजिए, उनके जो मैकेनिज्म है, टूल्स हैं, उनको आप बंद कर दीजिए, तो फ्रीज हो गया, जाम हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी जो है ना। अब दिस इज नॉट राइट, ये सही नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर का कहना था कि गवर्नर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता हुआ एक एंटिटी होती है, क्योंकि अपॉइंटमेंट वहीं से आता है। मतलब थेरेटिकली तो भाई प्रेसिडेंट करता है, बट प्रैक्टिकली तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक रिप्रेजेंटेशन है जो स्टेट में बिठाया गया है। तो स्टेट्स का आर्ग्यूमेंट, ये सारी स्टेट्स जो हैं, पंजाब हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, इनका आर्ग्यूमेंट यही है कि भाई आप जो है बिल को असेंट नहीं कर रहे। आर्टिकल 200 के हिसाब से, आर्टिकल 200 आपको पता होना चाहिए, इस केस से रिलेटेड वही आर्टिकल है जो इम्पोर्टेंट है। तो आर्टिकल 200 जो है वो बताता है कि इन केस जब गवर्नर के पास बिल आए तो उसे क्या क्या पावर्स हैं, किस किस तरीके से वो बिल को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो बिल को असेंट कर ले, दूसरा वो अपने असेंट को विदहोल्ड कर ले, या फिर वो प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए बिल को रिजर्व कर ले। ठीक है, अब अगर फर्स्ट प्रोवाइजो विद होल्डिंग के केस में गवर्नर अगर अपने असेंट को विदहोल्ड करना चाहता है तो उसे बिल को एज सून एज पॉसिबल रिकंसिडरेशन के लिए भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो आप उसे अपने ड्रॉअर में छुपा के नहीं रख सकते। अगर आप अपनी हाँ को रोक रहे हैं किसी भी वजह से, तो आप उसे वापस भेजिए और बताइए कि भाई आप इन सारी चीज़ों को जिनकी वजह से मैं हामी नहीं भर रहा, एक बार रिकंसिडर कर लीजिए। दिस इज द प्रोसेस, ये कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रूव्ड प्रोसेस है। अब गवर्नर इंस्टेड ऑफ एक्टिंग इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल कैपेसिटी, इंस्टेड ऑफ वर्किंग एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, मतलब एक संवैधानिक पोस्ट के काम करने की बजाय, या इस पोस्ट की पावर को एक्सरसाइज करने की बजाय या फिर जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी अपनी एक्सरसाइज करने की बजाय वो अपने पॉलिटिकल ओपिनियन और इंक्लिनेशन को एनकरेज करते हैं या मैनिफेस्ट करते हैं। मतलब वो अपनी उस पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करते हैं जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो जुड़े हुए हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर है फेडरलिज्म का, उसे डाइल्यूट कर देते हैं। राइट, अब कोर्ट ने हिस्टोरिकल कंपैरिजन किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन। अपने डिस्क्रेशन में गवर्नर जो है वो एक अनइलेक्टेड हेड है ना, लेजिस्लेचर इलेक्टेड बॉडी है। गवर्नर का लिंक कॉन्स्टिट्यूशनल है, गवर्नर का काम कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को इफेक्टिवली एक्सरसाइज करना है, लॉ मेकिंग को एफिशिएंट बनाना है, लॉ मेकिंग के रास्ते में आना नहीं है। इसीलिए आप पॉकेट वीटो को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। एज सून एज पॉसिबल का मतलब है कि रीजनेबल कंसिडरेशन में या रीजनेबल इंटरप्रिटेशन में आप जितनी जल्दी स्टेट लेजिस्लेचर को बिल वापस भेज सकें रिकंसिडरेशन के लिए, उतनी जल्दी भेजें। ठीक है, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अर्जेंसी को एम्फोसाइज किया गया। ये कोई डेकोरेटिव फ्रेज नहीं है जैसे आप अपनी मर्जी से कि एज सून एज पॉसिबल मैं अपने मन से एक्सरसाइज करूंगा। नो, उसे लिखा ही इसलिए गया है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी अर्जेंसी पर एम्फोसाइज करता है। तो इंस्टेड ऑफ फेवरिंग अ पॉलिटिकल पार्टी, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को निभाइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्वियसली इस चीज़ को एम्फोसाइज किया है। गवर्नर को ऐसा ना करने की हिदायत दी गई है। गवर्नर के पास डू नथिंग फॉर एवर वाला ऑप्शन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दिया है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दिया है तो एक्सरसाइज भी नहीं किया जा सकता। अगर आप असेंट को विद होल्ड कर रहे हैं तो आप बिल को रिटर्न करिए फॉर रिकंसिडरेशन, दैट इज़ द मोस्ट लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप
लॉ मेकिंग का रोड ब्लॉक बन रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को मिसयूज कर रहे हैं, समथिंग दैट कैन नॉट बी टॉलरेटेड। अब ये है ना, प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट तो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे अपॉइंटेड रहता है, ठीक है। तो आर्टिकल 200 को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इस केस को और थोड़ा सा गहराई से पढ़ना है। ब्रीफ ओवरव्यू तो मैंने आपको दे ही दिया है, ठीक है। तो अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। अगला केस है रिजर्वेशन और इक्वालिटी पे। केस का नाम है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल्ड कास्ट के बीच सब क्लासिफिकेशन जो पहले बार कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के ही द्वारा ईवी चिनैया के केस में, उस डिसीजन को ओवर रूल कर दिया गया है और एससीज में सब क्लासिफिकेशन अलाउ कर दिया गया है। अब देखिए, रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो एक्सप्लॉइटेड, डिस्क्रिमिनेटेड, डिप्राइव्ड क्लास को मेन स्ट्रीम करने का एक तरीका था, ठीक है। अफर्मेटिव एक्शन, वो क्लासेस सोसाइटी में जो सताई गई, समाज ने जिन्हें शोषित किया, जिनको डिस्क्रिमिनेट किया, समाज का हिस्सा नहीं बनने दिया, पढ़ने नहीं दिया, आगे नहीं आने दिया, उनके साथ जो ये अत्याचार हुआ उसको डू अवे करने का ये एक मैकेनिज्म था, ताकि इस डिस्क्रिमिनेशन को, इस विषाद को समाज से हटाया जा सके, उन्हें भी मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाया जा सके। अब इस प्रोसेस में क्या हुआ कि कुछ फैमिलीज या कुछ कम्युनिटीज या कुछ क्लासेस, शेड्यूल्ड क्लासेस में ही कुछ कम्युनिटीज या कुछ लोग तो इस चीज़ का बेनिफिट ले गए, लेकिन बाकी जो थे वो नहीं ले पाए। अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि लेट्स से कि 100 लोग हैं एससीज में, ठीक है, जिनको रिजर्वेशन मिला। अब रिजर्वेशन का बेनिफिट हालांकि सबको अवेलेबल है, लेकिन रिजर्वेशन भी एक एब्सोल्यूट प्रोसेस तो नहीं है, बहुत ही मॉनिटर्ड और केयरफुली इनकॉर्पोरेटेड प्रिविलेज है, ठीक है। तो इनमें से 50 लोग हैं लेट्स से जो इस बेनिफिट को पा गए, रिजर्वेशन के बेनिफिट को अवेल कर गए, बाकी 50 अवेल नहीं कर पाए। प्रॉब्लम ये आई कि जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे हम, यही 50 उस रिजर्वेशन के बेनिफिट को अवेल करते जा रहे थे। मतलब वो फैमिलीज या वो कम्युनिटीज एससीज में जो मार्जिनलाइजेशन से, डिप्राइवेशन से अलग हो गई, एक्चुअली मेन स्ट्रीम का पार्ट बन गई, वो रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाई जा रही थी। और वो क्लासेस कुछ जिन्हें रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिला, वो डेप्रिवेशन की तरफ और बढ़ती चली गई। सो देयर वर सम क्लासेस इवन विद इन शेड्यूल्ड कास्ट जो कि ज़्यादा डिप्राइव्ड और मार्जिनलाइज्ड रह गई और रिजर्वेशन का बेनिफिट अवेल नहीं कर पा रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट में, अब पंजाब ने किया था, ये पंजाब में एक मॉडल को ट्राई किया गया जहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट के अंदर कुछ ऐसे क्लासेस को आइडेंटिफाई किया गया, कास्ट्स को, जो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड थी, ठीक है। मल्टीपल पैरामीटर्स को यूज़ किया गया, ठीक है, और उन्हें मोस्ट बैकवर्ड की कैटेगरी में रख के उन्हें थोड़ा और एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया। अब उससे क्या हुआ कि वो क्लासेस या वो कास्ट्स जो रिजर्वेशन के बेनिफिट को अवेल कर ही नहीं पाते थे, उन्हें सडनली एक बूस्ट मिल गया। तो एक बहुत ही पॉजिटिव आउटकम निकल कर आया इस इनिशिएटिव का। अब इसे अपोज किया गया कि भाई आप एससीज में सब डिवीजन नहीं कर सकते। ईवी चिनैया के केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शेड्यूल्ड कास्ट इज लाइक अ मोनोलिथ, एक होमोजीनस ग्रुप है और उसमें सब क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक ब्रॉडर कैटेगरी है शेड्यूल्ड कास्ट बस, ठीक है, उसके अंदर बैकवर्ड, मोस्ट बैकवर्ड, वेरी वेरी बैकवर्ड, ये नहीं, खराब, कम खराब, ज़्यादा खराब, ऐसा डिवीजन नहीं होगा। खराब तो खराब, अच्छा तो अच्छा। लेकिन देवेंद्र सिंह के बेंच, मतलब इस केस की बेंच ने इस ओल्डर अप्रोच को रिकंसिडर किया और कहा कि देखो ऐसे रिजर्वेशन का बेनिफिट जो है वो रिडंडेंट हो रहा है। सोचने वाली बात है, लेट्स से कि रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा के एक व्यक्ति यूपीएससी क्वालिफाई कर जाता है, बिहार एपीओ क्वालिफाई कर जाता है, या किसी भी कमीशन का, किसी भी स्टेट का एक अच्छा ब्यूरोक्रेसी का एग्जाम क्वालिफाई कर जाता है, क्लास 1 अफसर लग जाता है। अब ये मार्जिनलाइज थोड़ी रहा, ना इसके बच्चे मार्जिनलाइज रहे, ना डिप्राइव्ड रहे, तो इन्हें रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत है। अब ये रिजर्वेशन को भी अवेल कर लेंगे और अपनी जो जनरल प्रिविलेजेस हैं जो इनके फादर की जॉब की वजह से मिल रही हैं वो भी अवेल कर लेंगे, डबल डबल बेनिफिट मिल जाएगा इनको। और वो बच्चा जो एक्चुअली गरीब है, जो वाकई रिजर्वेशन डिजर्व करता है, वो बिल्कुल ही पीछे रह जाएगा। तो यही आगे बढ़ते चले जाएंगे और जिन्हें रिजर्वेशन की ज़रूरत है वो कभी उसे पा ही नहीं पाएंगे।
है ना, क्योंकि उसमें भी तो लिमिट है, अनलिमिटेड सीट्स थोड़ी है। तो इसी बात को ध्यान में रख के ये जो सब क्लासिफिकेशन था, फाइनली इस पे बहुत टाइम से लड़ाई चल रही थी कि जो रिजर्वेशन का जो कंसेप्ट है वो रिडंडेंट हो गया है, इट हैज़ एक्चुअली बिकम रिडंडेंट। वो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर कास्ट और फैमिलीज ही अवेल कर पा रहे हैं। तो आप मतलब इट इज़ हार्डली एवर कि आप नेपोटिज्म जैसी चीज़ को रिजर्वेशन में देखते हो, बट आप देख रहे हो there are only few families that are able to avail the privilege of reservation. Let that not happen. affirmative action का जो wider benefit था वो सबको मिलना चाहिए, तो सबको दीजिए, ठीक है। प्लस एससीज में क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, अगेन अ डिबेट जो बहुत टाइम से चल रही थी, फाइनली इंट्रोड्यूस की जा चुकी है, ठीक है। तो एससीज में सब क्लासिफिकेशन हो गया है और एससीज में क्रीमी लेयर को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, यकीन मानिए। रिजर्वेशन हमारे देश में बहुत ज़रूरी है। गरीबी रेखा से नीचे हैं लोग, एक्सप्लॉयटेड हैं, डिस्क्रिमिनेटेड हैं, बहुत भेदभाव होता है, वो कभी आगे आ ही नहीं पाएंगे अगर गवर्नमेंट ये एक्शन ना ले तो, ठीक है। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएटिव लिया है, डेफिनेशंस को रिवाइज किया है, रिजर्वेशन की पॉलिसी को और अच्छे से इंटरप्रेट किया है। तो फॉर्चुनेटली अफर्मेटिव एक्शन जिस उद्देश्य से आया था, जिस सब्सटैंटिव इक्वलिटी को एनकरेज मैनिफेस्ट करता है हमारे देश का संविधान, वो एक्चुअली एग्जीक्यूट हो पाएगी। सो आर्स इज नॉट अ फॉर्मल इक्वलिटी, हमारी एक फॉर्मल इक्वलिटी नहीं है आर्टिकल 14 में, 15 में, 16 में, हमारी सब्सटैंटिव इक्वलिटी है। आदमी चाहे 5 कमाए, 50 कमाए, 50,000 कमाए, 50 लाख कमाए, उसे 10% टैक्स ही देना पड़ेगा। ये फॉर्मल इक्वलिटी है कि सब जो बराबर है वो पूरी तरह से बराबर है। 5 कमाओ चाहे 50 लाख, 10% टैक्स दोगे। 50 लाख वाले के लिए 10% टैक्स क्या है? कुछ नहीं। 5 वाले के लिए तो उसकी तनख्वाह खत्म, कैसे कमाएगा, कैसे जिएगा? ये इक्वलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उन लोगों के बीच में बराबरी कीजिए जो बराबर हैं। तो 5 कमाने वाले की बराबरी आप उसी से कीजिए जो 5 कमाता है। 50 लाख वाले से कंपेयर मत कीजिए, लोग बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये सब्सटैंटिव इक्वलिटी कहलाती है। ओके, सो लाइक आई सेड, एससीज के जो सब क्लासिफिकेशन क्रीमी लेयर को सबको अप्रूव कर दिया गया है। दिस हैज़ बीन अ वेरी वेरी नोटिसेबल डेवलपमेंट। इस केस को ज़रूर पढ़ें, क्रीमी लेयर के केस को भी। आप एससीज में जो क्रीमी लेयर को इंट्रोड्यूस किया गया उस केस को भी बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, सो दिस इज द केस। आगे बढ़ते हैं। प्रिवेसी एंड डिजिटल सर्वेलेंस से रिलेटेड जो केसेस थे 2024 और 2025 के, उन्हें मेरा सुझाव है कि आप पढ़ लीजिए। प्रिवेसी से रिलेटेड बहुत कुछ हुआ है ना, जो कि मैंने डेवलपमेंट, इफ़ यू टॉक अबाउट इट, टैक्स रिजीम्स आए हैं जो सिटीजन्स की प्रिवेसी को ऑलमोस्ट पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं, राइट। और ये बिल बहुत अजीब तरीके से पास किया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए ना। यू नो, दीज आर द काइंड ऑफ बिल्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन पे एक बहुत गहरा आघात है। यू शुड नो अबाउट द बिल, प्रिवेसी को किस तरह से वायलेट करता है। पोस्ट पुट्टू स्वामी प्रिवेसी से रिलेटेड क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए ये आपको पता होने चाहिए, वो इम्पोर्टेंट होंगे। तो पोस्ट पुट्टास्वामी जो भी कुछ हुआ है इन द फील्ड ऑफ प्रिवेसी एंड डिजिटल सर्वेलेंस, यू शुड नो, ठीक है। इमरान प्रतापगढ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस है, 2025 का केस है, फ्री स्पीच और क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है। तो इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा एमपी हैं और उन्होंने एक्स, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, उस पर एक वीडियो पोस्ट किया। बैकग्राउंड में एक कविता चल रही थी और कविता के अगेंस्ट में एफआईआर हो गई उनके अगेंस्ट कि भाई ये तो हेट स्पीच है। फिर उसे एनालाइज किया गया कि पोएम बहुत जेनेरिक नेचर की है, थ्रोन की बात की गई है, किसी पर्टिकुलर इंसान को, रिलीजन को रेफर नहीं किया गया है, किसी तरह की एनिमिटी को इंसाइट नहीं किया गया है, किसी तरह की रिलीजियस टेंशन इस पोएम से नहीं आएगी। तो फ्री स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही अच्छा वाइड एटीट्यूड देखने को मिला। बहुत सारे केसेस में जो ये अप्रोच है वो रेस्ट्रिक्टिव भी हुआ है, बट इसमें बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव जजमेंट था ये, ठीक है। तो आप इसे पढ़ सकते हैं, केस का नाम तो मैंने आपको
बता ही दिया है, ठीक है। बाकी ये पोस्ट पुट्टास्वामी प्राइवेसी और डिजिटल सर्वेलेंस से रिलेटेड जो डेवलपमेंट हुआ ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, बेल और पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं, लैंडमार्क, आपको पता होने चाहिए। अभी रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट में बेल से रिलेटेड कुछ नोटेबल डेवलपमेंट्स हुए, जहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि भाई अगर बेल दे दी गई है किसी व्यक्ति को, तो जिस दिन बेल ऑर्डर हुई है उसी दिन व्यक्ति को रिलीज करना कंपलसरी होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको कंटेम्प्ट में कोर्ट पनिश कर देगा। बेल से रिलेटेड बहुत ही रिलैक्स्ड एटीट्यूड चल रहा था, जहाँ पे कोर्ट के पास प्रिजन ई पोर्टल का, प्रिजन्स के ई पोर्टल का एक्सेस नहीं है, और रजिस्ट्रार जो जेल का जो सुपरिटेंडेंट है उस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का एक ही तरीका है कि भाई वो जो बेल का ऑर्डर है वो आप जेल के सुपरिटेंडेंट या जेलर के पास लेकर जाइए। फिर वो जेलर भी आनाकानी करता था, श्योरिटी को लेकर आओ, 2-3 दिन टालता था, पैसा खाने के उसमें रहता था। पुलिस भी बीच में कमाने के फेर में रहती थी, बहुत कुछ चल रहा था। प्लस जो ये वकील थे वो बेल ऑर्डर्स को बहुत इनकम्प्लीट तरीके से कोर्ट के सामने रख देते थे। व्यक्ति के डिटेल्स, जेल आइडेंटिटी, क्राइम नंबर, केस नंबर कुछ भी नहीं होता था, तो ऐसा अधूरा सा बेल एप्लीकेशन फाइल कर देते थे व्यक्ति के डिटेल्स के बिना। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन सारी चीज़ों को, इन सारे अनोमलीज को हाईलाइट किया कि भाई आप बेल एप्लीकेशन अगर फाइल कर रहे हैं तो एक इनमेट के प्रॉपर डिटेल्स होने चाहिए कि वो कौन सी जेल में है, किस डेट को गया, क्राइम क्या था, एफआईआर नंबर क्या था, जेल उस इनमेट का नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, घर का एड्रेस क्या है, सारी डिटेल्स, ठीक है। कौन है उस जेल का सुपरिटेंडेंट, कौन है उस जेलर, कौन है जेल का मेजर, मतलब जेलर कौन है, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन अगर नहीं होगी तो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो ये तो चलिए एक एडवोकेट, मतलब ये एक प्लीडिंग्स में ये चेंज ऑर्डर किया गया। प्लस रजिस्ट्रार को कहा गया कि आप ई पोर्टल एक्सेस लीजिए प्रेजेंस का, इमीडिएटली ईमेल कीजिए, ये कागजी कार्रवाई जो हो रही थी बीच में इसको ख़त्म कर दीजिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि बेल को लेकर ये कोर्ट का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एटीट्यूड था, लेकिन ये बहुत ज़रूरी भी है। बेल एक बेल आर्टिकल 21 के ही ऑब्जेक्ट को फैसिलिटेट करता हुआ एक प्रोविजन है। अगर बेल ऑर्डर हो गई है तो फिर व्यक्ति को छूट जाना चाहिए। कोर्ट ने कह दिया कि हाँ तुम चलो बेल पे बाहर हो, लेकिन उसे 2-3 दिन, 4 दिन, हफ्ते, 10 दिन तक बेल जेल में ही रखे हुए हैं, तो कोर्ट के ऑर्डर की सैंक्टिटी वायलेट हो जाती है, उसका जो आर्टिकल 21 है वो भी वायलेट होता है, ठीक है। तो इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। तो बेल से रिलेटेड, पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड 24 और 25 में जो भी नोटेबल केसेस देखने को मिले किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से, वो आपको पता होने चाहिए। और अगर बिहार का कोई नोटेबल डेवलपमेंट था तो फिर वो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब बाकी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेंड, फ्री स्पीच वर्सेस हेट स्पीच मैंने आपको बता ही दिया, इमरान प्रतापगढ़ी का केस, इस तरह के 2-1 और केसेस हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। There are few more cases that you can read. फेडरलिज्म और सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पे अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो उसे पढ़ लीजिए। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी पे अगर कोई नोटेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो आप उसे पढ़ लीजिए। इसी तरह के केसेस हैं जो पूछे जाते हैं, और कोई बहुत फार फैचड केसेस, कोई भी केस उठा के पूछ लिया जाएगा ऐसा नहीं होता। यही कैटेगरी है केसेस की, रीसेंट लेटेस्ट केसेस की, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने आपको कैटेगरी दे दी है, तो इन कैटेगरी को सर्च कीजिए और इन्हीं से रिलेटेड जो नोटेबल लैंडमार्क जजमेंट्स एटसेट्रा है उन्हें आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। सो दिस इज इट। तो आज के सेशन में इतना ही। आई सिंसियरली होप कि मैं आपकी मदद कर पाई, जो मैं आपको समझाना पढ़ाना चाह रही थी वो मैं आपको पढ़ा पाई, ठीक है। कोई और अगर आपका सवाल है तो आप कमेंट्स में हमें बताएं, हम उसको डेफिनेटली एड्रेस करेंगे। काउंसलर्स को भी आप कॉल कर सकते हैं, हमारे पोर्टल पे काउंसलर इन्फॉर्मेशन है, नंबर दिया हुआ है। कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दृष्टि लर्निंग ऐप पे है। बिहार एपीओ का कोर्स हम लॉन्च कर चुके हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। प्रीलिम्स के लिए अलग कोर्स है, प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए अलग कोर्स है, तो आप उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सब कुछ दृष्टि लर्निंग ऐप पे दे रखी है, ठीक है। तो मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear.
Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description.